शायद आपने यह फिल्म पहले नहीं देखी होगी, लेकिन इसके कुछ दर्दनाक दृश्य ऐसे हैं जो आप पहले कहीं न कहीं देख चुके होंगे। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म चेरनोबिल की है। इस फिल्म में 1986 में हुई दुनिया की सबसे खतरनाक परमाणु दुर्घटना को बहुत करीब से दिखाया गया है। 26 अप्रैल 1986 की रात एक जोरदार धमाके ने चेरनोबिल की शांति तोड़ दी। परमाणु बिजली घर के 4 नंबर रिएक्टर में विस्फोट हो गया। तेज नीली रोशनी आसमान तक चली गई। दुर्घटना के बाद सोवियत सरकार ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया। दमकल कर्मियों को आग की सूचना मिली और वे तुरंत मौके पर पहुंच गए, लेकिन किसी ने उन्हें यह नहीं बताया कि असल में हुआ क्या है। सबको लगा कि यह एक सामान्य आग है। बिना किसी खास सुरक्षा के सिर्फ अपनी ड्यूटी और जिम्मेदारी निभाने के लिए वे आग बुझाने में लग गए। जब वे अपने हाथों से तेज रेडिएशन वाले ग्रेफाइट को हटाने लगे तो कुछ ही मिनटों में दमकल कर्मियों को उल्टियां होने लगी। कई लोग बेहोश हो गए। फिर भी वे पीछे नहीं हटे। एक के बाद एक वे आग की लपटों की ओर बढ़ते रहे। दूसरी ओर परमाणु बिजली घर का उप मुख्य इंजीनियर ट्रोव यह जानते हुए भी कि रिएक्टर फट चुका है, उसने सच्चाई को छुपाने का फैसला किया। उसे दूसरों की जान की कोई परवाह नहीं थी। वहीं बिजली घर के आसपास रहने वाले लोग सच्चाई से अनजान थे। वे पुल पर खड़े होकर आग देखने लगे। उन्हें नहीं पता था कि उस छोटी सी दिखने वाली आग के पीछे जानलेवा रेडिएशन छिपा हुआ है। हवा के साथ रेडिएशन से भरी धूल लोगों तक पहुंच रही थी। वे बिना किसी सुरक्षा के घातक रेडिएशन के सामने खड़े थे। बाद में इस पुल को दुनिया ने मौत का पुल कहना शुरू कर दिया। इसके बाद बेलारूस के परमाणु ऊर्जा संस्थान की परमाणु विशेषज्ञ उलाना इस मामले की सच्चाई जानने के लिए आगे आती हैं। अपनी पेशेवर समझ के कारण उसे विकिरण में गड़बड़ी का आभास हो गया और उसने तुरंत जांच शुरू कर दी। इसके तुरंत बाद अस्पताल में बड़ी संख्या में विकिरण से प्रभावित फायर फाइटर आने लगे। उनके शरीर में अलग अलग स्तर की सड़न दिखाई देने लगी। वैज्ञानिक वैलेरी ने चोटों की रिपोर्ट देखकर समझ लिया कि रिएक्टर का कोर शायद फट चुका है और विकिरण का स्तर सरकार के बताए आंकड़ों से कहीं ज्यादा है। इसके बाद वैलेरी शेरबिना के साथ खुद घटना स्थल पर पहुंचा। उन्होंने अपनी आंखों से परमाणु बिजली घर में हुए विस्फोट की गंभीरता देखी और बेहद खतरनाक विकिरण स्तर मापा। पिछले 20 घंटों में फटे हुए रिएक्टर का अंदरूनी तापमान पहले ही 2000 डिग्री से ज्यादा हो चुका था। अब अगर उस पर पानी डाला जाता तो हालात और भी खराब हो जाते। साथ ही अगर बना हुआ परमाणु अपशिष्ट पानी जमीन के अंदर चला जाता तो पीने के पानी के स्रोत बुरी तरह प्रदूषित हो जाते। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए सोवियत सरकार ने लोगों को बड़े पैमाने पर वहां से हटाना शुरू किया। रिएक्टर के ऊपर लगी आग को जल्दी बुझाने के लिए वैलेरी ने हेलीकॉप्टर से रेत और अन्य पदार्थ डालने का सुझाव दिया, लेकिन उराना के पहुंचते ही इस योजना को खारिज कर दिया गया, क्योंकि रिएक्टर की बहुत ज्यादा गर्मी रेत को पिघलाकर लावा बना देती और यह लावा नीचे मौजूद पानी के टैंक में गिरकर और भी बड़ा विस्फोट कर सकता था। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। परमाणु बिजली घर के कर्मचारियों को अंदर भेजा जाए, पानी निकाला जाए और जितनी जल्दी हो सके रिएक्टर के नीचे तक खुदाई की जाए। वहां एक ठंडा करने वाला सिस्टम लगाया जाए और सुरक्षा परत को मजबूत किया जाए। लेकिन समस्या यह थी कि वह जगह परमाणु रिसाव का केंद्र थी। अत्यधिक विकिरण वहां जाने वाले लोगों को मौके पर ही मार सकता था। उस समय यहां तक कि सोवियत संघ के सबसे बड़े नेता के पास भी किसी को इस पक्की मौत वाले मिशन पर भेजने का अधिकार नहीं था। लेकिन सामने खड़े 3 वीरों के आत्म बलिदान ने पूरी मानवता की इस आपदा में उम्मीद की एक किरण जगा दी। भले ही तेज विकिरण ने उनके उपकरणों को तुरंत बेकार कर दिया, फिर भी उनके कदम रुके नहीं। समय एक एक पल करके बीतता रहा, लेकिन रिएक्टर के अंदर से कोई संकेत नहीं मिला। बाहर खड़े लोग बेहद चिंतित हो गए। अगर ये अनुभवी कर्मचारी भी अंदर मारे जाते तो फिर कोई भी रिएक्टर के पास नहीं जा पाता। ऐसी हालत में आगे की सारी योजनाएं नाकाम हो जाती। जब सभी लोग लगभग उम्मीद खो चुके थे, तभी अंदर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। तीनों को सुरक्षित बाहर आते देख सबने राहत की सांस ली। लेकिन सवाल यह था, इन नायकों का आखिरी अंजाम क्या होने वाला था? ओनेक्सीडेशन से बनी जहरीली गैस शरीर की कोशिकाओं को अलग अलग करने लगती है। कोशिकाएं चमकने लगती हैं और लाल व काले रंग की हो जाती हैं। धीरे धीरे कोशिकाओं को नुकसान दिखने लगता है, फिर कोशिकाएं मरने लगती हैं। इसके बाद शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पूरी तरह फेल हो जाती है। कोशिकाएं मुलायम ऊतकों से अलग होने लगती हैं। फेफड़ों की कोशिकाएं भी अलग हो जाती हैं। यह सब चुंबक की जंजीर की तरह होता है। एक समय ऐसा आता है जब दर्द इतना बढ़ जाता है कि शरीर उसे सहन भी नहीं कर पाता। 3 दिन से 3 सप्ताह के भीतर इंसान की मौत हो जाती है। जब जलाशय का सारा पानी निकाल दिया गया तो वैलेरी ने पाया कि रिएक्टर के केंद्र का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। अब उन्हें बहुत जल्दी रिएक्टर के नीचे तक खुदाई करवानी थी और तापमान कम करने
के लिए हीट एक्सचेंजर लगाना था। ये जानलेवा मिशन अब इन खनिकों को सौंपा गया। मुझे 100 लोग चाहिए। सब अपना सामान इकट्ठा करो और गाड़ी में बैठो। कहाँ जाना है? उस जगह जहाँ खतरा सबसे ज्यादा है। चलो भाइयों, आगे बढ़ो। हमारे पास पूरा सुरक्षा सामान नहीं है। कुछ ही लोग बचेंगे। जो जिंदा रहेगा वही इस आपदा को रोक पाएगा। आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। चुप रहो। ये तुला है। ये हमारी फैक्ट्री है। हम यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हमें सच्चाई पता न चल जाए। हमें चेरनोबिल जाना है। अगर पिघला हुआ ईंधन जमीन में धंस गया तो वह लगभग सारा पानी नदी से लेकर काले सागर तक जहरीला कर देगा। सारा पानी। वे चाहते हैं कि तुम इसे रोक दो। हालांकि वे हाथों में छाले वाले साधारण कोयला मजदूर थे, लेकिन वे किसी भी ताकत से डरने वाले नहीं थे। जब उन्हें पता चला कि अपनी जान देकर वे हजारों लोगों की जान बचा सकते हैं तो वे बिना झिझक आगे आ गए। वे भले ही गरीब घरों से आए थे, लेकिन देश के सबसे खतरनाक समय में उन्होंने आगे बढ़कर जिम्मेदारी ली। कोयले की धूल से सने उनके शरीर मानवता की सबसे चमकदार मिसाल थे। वे शानदार कपड़े पहनने वाले कोयला मंत्री से बिल्कुल अलग दिखाई देते थे, लेकिन असल जिंदगी में कोयला मंत्री सबसे पहले आगे बढ़ने वाला था। उनका काम था सबसे कम समय में रिएक्टर के नीचे एक सुरंग खोदना। यह सुरंग 12 मीटर गहरी और 30 मीटर लंबी चौड़ी होनी थी। इसमें हीट एक्सचेंजर लगाकर तापमान कम करना था। बीच में कोई भी भारी मशीन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं थी। सारा काम सिर्फ इंसानी ताकत से होना था। जैसे जैसे सुरंग गहरी होती गई, अंदर का तापमान लगातार बढ़ता गया। वे पूरी तरह बिना कपड़ों के थे, फिर भी 50 डिग्री की गर्मी सहन करना मुश्किल हो गया। खुदाई का काम अनुमान से कहीं ज्यादा कठिन होता जा रहा था। इस काम को पूरा होने में 3 महीने लगने वाले थे, लेकिन इन साधारण से दिखने वाले कोयला खदान के मजदूरों ने अपने मजबूत हौसले और लगातार मेहनत के दम पर 3 महीने के काम को सिर्फ 6 हफ्तों में पूरा कर दिया। आखिरकार सुरंग खोद दी गई, जिससे ठंडा करने वाली मशीन को सही तरह से लगाया जा सका और एक और भी भयानक तबाही को होने से रोक लिया गया। लेकिन इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। इन मजदूरों ने बड़ी मात्रा में रेडिएशन से भरी धूल सांस के जरिए अंदर ले ली। इनमें से कम सैकड़ों लोग 40 साल की उम्र तक भी जिंदा नहीं रह पाए। उनकी मेहनत और कुर्बानी ने अनगिनत लोगों की जान बचाई और वे चेरनोबिल बचाव अभियान के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गए। फिर भी पूरी तरह से फैल चुकी परमाणु रेडिएशन को खत्म करने में करीब 800 साल लगेंगे और इससे होने वाला नुकसान 1 लाख साल तक बना रहेगा। सोवियत संघ के टूटने से पहले तक करीब 7,75,000 लोगों ने इस सफाई अभियान में हिस्सा लिया, जिनमें से 1 लाख से भी ज्यादा लोग इसकी वजह से अपनी जान गंवा बैठे। परमाणु विकिरण को फैलने से रोकने और आसपास के इलाकों को सुरक्षित रखने के लिए 2600 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी जानवरों को मार दिया गया और 100 किलोमीटर के भीतर की सारी वनस्पति को नष्ट कर दिया गया। लेकिन विस्फोट से निकले ग्रेफाइट के टुकड़ों को हटाना सबसे बड़ी समस्या बन गया। इन ग्रेफाइट के हर एक टुकड़े में इतनी ज्यादा रेडिएशन थी कि वह सिर्फ 1 घंटे में एक इंसान की जान ले सकती थी। शुरुआत में लोगों ने सोचा कि रोबोट की मदद से सफाई कर ली जाएगी। जर्मनी, जापान और यहाँ तक कि सोवियत संघ द्वारा मंगल ग्रह के लिए बनाए गए रोबोट भी मंगवाए गए, लेकिन जब उन्हें वहां भेजा गया तो पता चला कि तेज रेडिएशन पल भर में ही उनके सर्किट जला देती है। सारे आधुनिक उपकरण बेकार हो गए। आखिरकार 200 रिजर्व सैनिकों को तुरंत बुलाया गया और उन्हें एक आत्मघाती सफाई दस्ते में बदल दिया गया। कार्रवाई से पहले उन्होंने एक ही रात में अपने सुरक्षात्मक कपड़े सिले। पूरा पहनावा करीब 30 किलो वजन का था। यही उनके पास इस मौत के मिशन में एकमात्र सुरक्षा थी। इसके बाद सैनिकों को 8-8 के समूह में छत पर भेजा गया। हर बार उन्हें वहां 90 सेकंड से ज्यादा रुकने की अनुमति नहीं थी। इन कुछ सेकंडों में उन्हें पूरी ताकत लगाकर जितनी जल्दी हो सके ग्रेफाइट के टुकड़ों को नीचे फेंकना होता था। काम चाहे जहां तक पहुंचा हो, जैसे ही समय पूरा होता उन्हें तुरंत वापस लौटना पड़ता था और फिर दूसरी टीम भेजी जाती थी। दिन रात लगातार मेहनत के बाद आखिरकार सारे ग्रेफाइट के टुकड़े हटा दिए गए। जब उस समय कोई भी मशीन काम करने की हालत में नहीं थी, तब इन इंसानों ने एक असंभव सा दिखने वाला काम कर दिखाया। बाद में पता चला कि उस छत पर रेडिएशन का स्तर प्रति घंटे 1 मिलीमीटर तक पहुंच चुका था, जो इंसानी शरीर की सहनशीलता से कई गुना ज्यादा था। फिर भी इन युवा सैनिकों ने रिएक्टर को बंद करने के लिए कीमती समय जीत लिया। वे चेरनोबिल की काली कहानी के सच्चे नायक थे। उनका साहस और बलिदान हमेशा के लिए इंसान और आपदाओं के संघर्ष के इतिहास में याद रखा जाएगा। सफाई का काम पूरा होने के बाद इस हादसे की असली वजह धीरे धीरे सामने आने लगी। दरअसल हादसे से पहले नंबर 4 रिएक्टर में एक जरूरी परीक्षण पूरी तरह तैयार नहीं किया गया था, लेकिन प्लांट के डायरेक्टर ने काम जल्दी पूरा करने के चक्कर में रिएक्टर की क्षमता कम रखकर बिजली की आपूर्ति जारी रखी। जबकि यह परीक्षण आरबीएम के प्रकाश
प्रकार के रिएक्टर के लिए था, जिसमें बाहरी बिजली बंद होने और मुख्य कूलिंग सिस्टम फेल होने की स्थिति में भाप से चलने वाली टरबाइन के जरिए आपातकालीन पानी के पंप को चलाने की जांच की जानी थी। चौथे परीक्षण के दिन इंजीनियरों ने रिएक्टर की शक्ति को 3200 मेगावाट से घटाकर 1600 मेगावाट कर दिया था। लेकिन जब वे परीक्षण के लिए इसे तय लक्ष्य शक्ति तक और कम करने वाले थे, तभी बिजली कंपनी से अचानक एक फोन आया। उस फोन में उनसे कहा गया कि वे शक्ति को और कम करने का काम आधी रात तक टाल दें। अगर इसी समय परीक्षण को रद्द कर दिया जाता तो शायद यह भयानक हादसा कभी होता ही नहीं। लेकिन इसके बाद जो हुआ वह और भी ज्यादा चौंकाने वाला था, यह जानते हुए भी कि रात की पाली में काम करने वाले अधिकतर कर्मचारी प्रशिक्षु थे और उन्हें सिस्टम की पूरी जानकारी नहीं थी। फिर भी ट्रोफ ने परीक्षण जारी रखने का फैसला किया। ट्रोफ के आदेश पर कर्मचारियों ने नंबर 4 रिएक्टर की शक्ति को अचानक कम कर दिया। अचानक शक्ति कम होने से रिएक्टर के अंदर एक खतरनाक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू हो गई, जिससे शक्ति लगातार गिरती चली गई। इसी दौरान रिएक्टर का कोर जहरीली गैस के असर से अपनी क्षमता खोने लगा। जब नंबर 4 रिएक्टर पूरी तरह बंद होने वाला था तो एक अनुभवी इंजीनियर ने रिएक्टर को बंद करने का सुझाव दिया। लेकिन ट्रोफ ने एक बहुत बड़ी और गलत गलती कर दी। कर्मचारी आदेश का विरोध नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हें ट्रोफ के कहे अनुसार काम जारी रखना पड़ा। शक्ति वापस बढ़ाने के लिए उन्होंने बड़ी संख्या में नियंत्रण छड़ें बाहर निकाल लीं। सबसे खतरनाक बात यह थी कि परीक्षण को बीच में रोकने से बचाने के लिए उन्होंने 21 महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रणालियों को बंद कर दिया। फिर भी रिएक्टर की शक्ति सिर्फ 200 मेगावाट तक ही पहुंच पाई, जो परीक्षण पूरा करने के लिए जरूरी न्यूनतम शक्ति से काफी कम थी। इसके बावजूद ट्रोफ परीक्षण जारी रखने पर अड़ा रहा। यही फैसला इस हादसे को रोकना नामुमकिन बना गया। रिएक्टर की नियंत्रण छड़ें तेजी से हिलने लगीं। पानी का परिसंचरण तंत्र धीरे धीरे टूटने लगा और तेज डरावनी आवाजें आने लगीं। पूरा रिएक्टर सिस्टम आपातकालीन बंद होने की चेतावनी देने लगा। लेकिन ट्रोफ ने इन चेतावनियों को पूरी तरह अनदेखा कर दिया, क्योंकि बहुत सारी नियंत्रण छड़ें पहले ही निकाल ली गई थीं। इसलिए कुछ ही सेकंड में रिएक्टर की शक्ति तेजी से आसमान छूने लगी। कर्मचारी भागते हुए नियंत्रण कक्ष पहुंचे ताकि सबको काम रोकने के लिए कह सकें, लेकिन अब आपदा को रोकना संभव नहीं था। जैसे ही इंजीनियर ने आपातकालीन बंद करने का बटन दबाया, नियंत्रण कक्ष की सभी चेतावनी लाइटें एक साथ जल उठीं। जिस रिएक्टर की तय सीमा 3200 मेगावाट थी, वह बढ़कर 30,300 मेगावाट तक पहुंच गया। एक जोरदार धमाके के साथ सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन यही पूरी सच्चाई नहीं थी, क्योंकि उस समय किसी को यह अंदाजा नहीं था कि आपात स्थिति में बचाव के लिए बनाया गया वही बंद करने वाला बटन असल में इस हादसे का मुख्य कारण बन जाएगा। जो प्रणाली लोगों की जान बचाने के लिए थी, वही पूरे हादसे की सबसे अहम वजह बन गई। जब लेगासोव अपनी बात आगे बढ़ाना चाहते थे, तभी वहां मौजूद सरकारी अधिकारियों ने अचानक उन्हें रोक दिया। उन्होंने बैठक को रोकने का बहाना बनाकर उन्हें सच्चाई बोलने से रोकने की कोशिश की। इसी समय शचेबीना सामने आई। उस वक्त वह वहां मौजूद सबसे ऊंचे पद की अधिकारी थीं। सच्चाई जानने के लिए उन्होंने लेगासोव को बात जारी रखने की अनुमति दे दी। तभी असली सच सामने आया। दरअसल आपातकालीन बंद प्रणाली के डिजाइन में ही एक बहुत बड़ी और खतरनाक कमी थी। कंट्रोल रॉड बोरोन से बनी होती है, क्योंकि बोरोन परमाणु प्रतिक्रिया को धीमा करता है। लेकिन खर्च कम करने के लिए सोवियत संघ ने कंट्रोल रॉड के सिरे पर बोरोन की जगह ग्रेफाइट लगा दिया। ग्रेफाइट न तो प्रतिक्रिया को रोकता है, बल्कि उसे और तेज कर देता है, जिससे स्थिति पूरी तरह बेकाबू हो जाती है। इतना ही नहीं, उनके रिएक्टर के पास पूरी तरह बंद सुरक्षा कवच भी नहीं था। सिर्फ कंक्रीट की संरचना से उसे सुरक्षित किया गया था। यहाँ तक कि ठंडा करने वाले तरल के बिना सिर्फ पानी से रिएक्टर को ठंडा करने की कोशिश ही इस हादसे की सबसे बड़ी वजह बनी। और सबसे डरावनी बात यह थी कि ऐसी ही खामियों वाले पूरे 16 परमाणु बिजली घर उस समय सोवियत संघ में मौजूद थे। अगर ये 16 परमाणु संयंत्र एक साथ खराब हो जाते तो यह पूरी मानव जाति के लिए एक भयानक तबाही होती। लेकिन इतनी सच्चाई सामने लाने के बावजूद सोवियत सरकार ने लेगासोव की बातों को गंभीरता से नहीं लिया। किसी ने भी उनकी कही बातों को खुले तौर पर स्वीकार नहीं किया। आखिरकार 26 अप्रैल 1988 को लेगासोव ने ऑडियो रिकॉर्डिंग में सभी सबूत छोड़ने के बाद आत्महत्या कर ली। जिस वैज्ञानिक ने अनगिनत लोगों की जान बचाई, उसे अपनी जान देकर देश को जगाना पड़ा। अंत में सोवियत सरकार ने परमाणु रिएक्टर की डिजाइन में खामी को स्वीकार किया और सभी रिएक्टरों की मरम्मत करवाई। हालांकि चेरनोबिल हादसे के असर बहुत दूर तक गए, लेकिन उस आपदा में जो लोग आगे आए, जिन्होंने बलिदान दिया, उनकी बहादुरी और त्याग हमेशा याद रखी जाएगी।